अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल की लड़ाई अभी रुक चुकी है। सिर्फ 4 दिन के लिए इस लड़ाई को रोक दिया गया है। इज़राइल आराम से बैठ गया है सिर्फ 4 दिन के लिए। अब मैं आपको बता दूं, ये जंग इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जंग में फ़िलिस्तीन 100% जीत चुका है। ये मैं नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को जाहिर करवा दिया है। सारे ही आदमियों से, अमेरिका से, इज़राइल से, सारे लोग कह रहे हैं कि यार हम इस जंग को हार गए हैं। क्यों? इसलिए कि इज़राइल के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट थे इनका आपने बाइकआउट किया और इज़राइल इस जंग को हार गया है। इज़राइल की जीडीपी इस कदर गिर चुकी है इस वक्त कि इज़राइल अपने हाथ पैर छोड़ चुका है और इज़राइल बिल्कुल हक्का पक्का रह गया है कि यार हम इस जंग को जीत नहीं सकते, क्योंकि फ़िलिस्तीन मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। बच्चे यतीम हो रहे हैं और बेबियां बेवा हो रही हैं। मोहतरम दोस्तों, इस वीडियो को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे ही मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और मुसलमानों को फतह नसीब फरमाए। आप पहले इस वीडियो को बागौर समाअत फरमाएं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता हूँ। आपको पता है गज़ा और इसराइल के अंदर वार चल रही है और गज़ा के अंदर हलाकतों की वीडियोस भी आपके सामने आ रही हैं, बच्चों की वीडियोस भी सामने आ रही हैं, घरों की डिस्ट्रक्शन भी सामने आ रही हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है। 4 साल के अंदर सीरिया के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुई है हाउसेस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो गज़ा के अंदर 1 महीने के अंदर हो गई है। फिर रिपीट करता हूँ कि 4 सालों में सीरिया में जितनी तबाही हुई है वो गज़ा के अंदर 1 महीने के अंदर हो गई है। तो ये तो इसकी एक साइड है। लेकिन अगर दूसरी साइड के ऊपर देखें तो इसराइल को इकोनॉमिकली इस वार का जितना नुकसान हो रहा है, फ़लस्तीनियों का उसका 10% भी नहीं हो रहा। 16 साल के अंदर 4 वार्स की इसराइल ने फ़लस्तीनियों की। 16 साल में इस वार को मिला के टोटल जो फ़लस्तीन का नुकसान हुआ है वो $5 बिलियन का हुआ है। यानी अगर आज वार रुक जाती है और $5 बिलियन की डोनेशन मिल जाती है, वर्ल्ड दुनिया से इमदाद मिल जाती है, आपको एड मिल जाती है फ़लस्तीन को, तो फ़लस्तीन वापस 2023 की स्टेट पे वापस आ जाएगा। इसराइल 16 साल पीछे जा चुका है। इस छोटी सी 1 महीने की, 1.5 महीने की जंग के अंदर इसराइल अब 2005 के ऊपर जा चुका है। S&P ने इसराइल की जो रेटिंग है वो नेगेटिव कर दी है। इसराइल की जो ग्रोथ फोरकास्ट 3.5% के ऊपर, वो खुद इसराइल ने उसको रिवाइज़ करके 2.3 कह रहा है। और अगर ये चलती रही जंग तो ये 1.5 के ऊपर आ जाएगी 1 महीने के अंदर, और दिसंबर तक जंग चली गई तो ये 1.1% के ऊपर आ जाएगी। इसराइल का टोटल नुकसान अभी तक $51 बिलियन का हो चुका है। $51 बिलियन का, तो $525 बिलियन की इकोनॉमी है। तो यूँ समझ लें कि 10% ऑफ GDP इसराइल अपना लॉस कर चुका है 1 महीने के अंदर। तकरीबन $1.5 से $2 बिलियन डेली की कॉस्ट आ रही है। 11,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। एक फ़लस्तीनी, वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, वो इसराइल को कम से कम $5 मिलियन का पड़ रहा है। इसराइल के महीना हो गया है, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। कोई 33% से ऊपर इसराइल की फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तकरीबन 3,000 फ़्लाइट्स होती हैं महीने की, वो कट होकर वो तकरीबन 1700-1800 रह गई हैं। तो 33-40% से फ़्लाइट्स इसराइल में बंद हो गई हैं। महीने भर से इसराइल के स्कूल बंद हैं, महीने भर से उसके जो ऑफिसेज़ है वो बंद हैं। 3 लाख जो उन्होंने रिज़र्व मिलिट्री पर्सनल्स को बुला लिया है। एक तो 3 लाख उनका जो खर्चा है वो है, उसके अलावा 3 लाख रिज़र्व फौजी जो थे वो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, तो उनकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी का लॉस हुआ वो अलग हुआ। इसराइल के पास पहली लेबर शॉर्टेज चल रही थी, उसने 15,000 फ़लस्तीनियों को एम्प्लॉय किया था, उन सबको भी नौकरी से निकाल दिया है। तो उनका तो माली नुकसान हुआ, लेकिन लॉस प्रोडक्टिविटी का जो इसराइल को नुकसान हुआ है वो अपनी जगह के ऊपर है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट अगर देखें तो इसराइल 16 साल पीछे जा चुका है। तमाम तर इमदाद मिल रही है, उसके बावजूद उसके जो बॉन्ड्स हैं उसने अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी है। स्टॉक्स उसके नीचे गिर गए। करेंसी कोई 8% डिप्रीशिएट हो गई है इस 1 महीने के अंदर न्यू स्टाइल शेकल NIS या जो ILS जिसे हम कहते हैं वो 8% अपनी वैल्यू खो चुका है। तो अगर ये वार चलती रही 1, 2, 3 महीने और चली जाए तो इसराइल को आराम से अब 20 साल पीछे फेंक सकते हैं। $5 मिलियन का एक शहीद पड़ रहा है इसराइल को, जबकि फ़लस्तीन में तो वैसे ही कुछ नहीं था। उनको आपने क्या करना है,
मेरी दोस्त थे वकील, तो उससे बात हो रही थी, वो NIW के केसेस वगैरह प्रोसेस करता है, तो उससे बात हुई थी, तो उसने बोला कि कोई 1 लाख से ऊपर इसराइलियों ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। तो अभी सारा का सारा जो USCIS का जो लोड है वो वहाँ पे जा रहा है। पहले वो अफगानी रेफ्यूजीज़ आए थे, फिर यूक्रेन से आने शुरू हुए, अभी इसराइल से आने शुरू हुए। तो मैंने उससे पूछा मजाक में कि फ़लस्तीन ने कितनों ने अप्लाई किया है, तो कहने लगा 0। ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि जो मार रहा है वो मुल्क छोड़ के भाग रहा है, और जो मर रहा है वो बोले मेरी ज़मीन है, मैं यहीं पर डांस कर रहा हूँ, मैं डांस करते करते मर जाऊँगा, वो वहीं पर आराम से बैठा हुआ है, उसे कुछ नहीं करना। तो 1 लाख से ऊपर इसराइल मुल्क छोड़ के, और ये पैसे वाले इसराइल है ना, जिनको जो अमेरिका में अफोर्ड कर सकते हैं, यूके में अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ आपको अमेरिका का बता रहा हूँ, जो अमेरिका की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इकोनॉमी का देखें, ऑयल के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि डर लग रहा है कि जी वार फैलना जाए ज़्यादा मिडल ईस्ट के अंदर, से वैसे होगा नहीं। लबनान के पास तो बेचारा बैंकरप्ट है, पैसा इतना नहीं है, और इजिप्ट है उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं है, जॉर्डन भी इतनी हिम्मत नहीं है, बाकी सारा का सारा मिडल ईस्ट तो उन्हीं के साथ है, तो वार फैलेगी नहीं। लेकिन उसके बावजूद ऑयल कह रहे हैं $100 पर बैरल तक आ जाएगा। तो इसकी वजह से अगर ये वार कंटिन्यू रहती है तो इसराइल की इकोनॉमी तो तबाह होगी ही होगी, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को अपने साथ लेकर डूबेगा। क्योंकि पहले ही वो वार्स चल रही थी, फिर रशिया यूक्रेन की वार आ गई, उससे जोल्ट आया, अमेरिका के ताल्लुकात वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे, चाइना के साथ, इंडिया के साथ भी कुछ ना कुछ रिफ्ट चल रही है, और अब ये प्रॉब्लम सऊदी अरब से भी लड़ाई चल रही है बाइडेन साहब की, और अब ऊपर से इसराइल वार आ गई। तो अगर ये वार कंटिन्यू रही तो इसराइल तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ में ये पूरी की पूरी यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी को भी लेकर डूबेगा। इसराइल वार के बहुत बुरे नुकसान उठा रहा है, और अगर इस तरह कंटिन्यू रहा तो वो बड़े आराम से पीछे हो जाएगा। तो फ़लस्तीनी ये वार ख़त्म होने से पहले जीत चुके हैं। अगर हम इकोनॉमिकल टर्म्स की बात करें, देखिए बिल्कुल मैं रेशनल बात कर रहा हूँ, जो बच्चों का नुकसान हुआ, जो जानों का नुकसान हुआ, अपनी जगह है, उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी आपने मासूम बंदों को नुकसान नहीं पहुँचाना। लेकिन इकोनॉमिकली अगर आप देखें जनरली, तो फ़लस्तीन ये वार ऑलरेडी जीत चुका है। तो इन नंबर्स को पढ़ा करें, इनको देखा करें कि दुनिया की मार्केट कैसे चल रही है, स्टॉक कैसे चल रही है। आजकल दुनिया में भाइयों एक मज़हब बाकी रह गया है, और वो है पैसा। पूरी दुनिया उसकी तरफ जारी होती है। तो अगर इसराइल की वार बंद हुई तो इसलिए बंद नहीं होगी कि फ़लस्तीन में लोग मर गए, इसलिए बंद नहीं होंगे कि किसी को गरीब बच्चों का ख्याल आ गया है, इसलिए बंद नहीं होगी कि जी उनको उनको एड पहुंचाने के लिए कॉरिडोर देना है। ये इस वजह से बंद होगी कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसराइल को, और वेस्ट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर आपको सोच का एक नया ज़ाविया प्रोवाइड करेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।